मॉडल है, मॉडल के बाद सेल्स एंड देन रीसेल, टाइप प्राइस है, इंजन साइज है, हॉर्स पावर है, व्हील बेस है, विड्थ है, लेंथ है, कब वेट है, सारी कार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। फ्यूल कैपेसिटी है, ये माइल पर गैलन, ये एफिशिएंसी वेरिएबल है, मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी माइल पर गैलन। आगे ये नेचुरल लॉग वगैरह ये लिखा हुआ है 12। तो ये मेजर वेरिएबल्स हैं, मेरा ख्याल है 9-10 वेरिएबल्स हैं। तो इनको पहले तो इसके ऊपर थोड़ी सी कोई कंटेम्पलेट करें कि हाउ दीज वेरिएबल्स कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर, इन व्हाट फॉर्म, व्हाट वेरिएबल कैन लीड टू व्हाट वेरिएबल, so which variable can be considered as independent variable and what can be dependent variable in this list. तो एनालाइज के बाद हम यहाँ पहले पहुँच जाएं, फिर उसमें से जो भी डिसीजन है रिग्रेशन के बाद ये आपने प्रोसेस मैक्रो इंस्टॉल किया हुआ है तो इसको खोलेंगे। ये टाइटल्स हैं, जैसे वो डिस्कस कर रहे थे कि लेबल जिसको कहते हैं, तो ये लेबल जो है ये अगर आपके लगे हुए होंगे तो ये शो होगा वरना नहीं होगा। इसको इंस्टॉल नहीं है और किसमें खोलें? सर ये मैं भी ये कहना चाह रहा था, जो इनके सिस्टम पे कार सेल्स है ना वो थोड़ा डिफरेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं। कोई बात नहीं, वेरिएबल डिफरेंट है। खैर है, कोई बात नहीं। प्रोसेस की जगह पे सर प्योर प्रोसेस की जगह, क्योंकि वो ये मॉडल चलते उसी में प्रोसेस में। कैसे इंस्टॉल करें प्रोसेस को इसमें? वो आपको एंड्रॉइड की वेबसाइट पे जाके वो होगा ज़िप फोल्डर होगा डाउनलोड करके तो वो राइट। तो ये डिस्प्ले वेरिएबल नेम। सर वो आपने वो एंड्रॉइड की वेबसाइट भी दिखाई थी। हाँ जी हाँ, उसकी वेबसाइट पे जाके वो सिंपली गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगी। हाँ ये वेरिएबल्स हैं। अब सपोज हम ये रीसेल, if we consider resale as the dependent variable, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वेरिएबल की। लोग गाड़ी लेने से पहले ये सोचते हैं कि इसकी रीसेल वैल्यू कितनी है, इसलिए तो दिस कैन बी वन ऑफ द वेरिएबल। तो रीसेल, अब रीसेल में व्हाट कैन बी द important variable, for example MPG, the efficiency. So if the इसको मीडिएटर बना सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना सकते हैं, माइल पर गैलन जो है ये दिस इज एफिशिएंसी। So if we assume that with the increase with better efficient car the resale value is likely to be higher. तो इसको assuming this we are considering this as the dependent variable and the resale is the dependent variable. Now what can be the mediating variable? Price can we consider price as a mediating variable? For example, if we consider price as a mediating variable, then with the increase in efficiency of the car, the price is likely to be higher or lower, whatever. So the efficiency of the car is associated with price. मॉडल भी तो सकते हैं। तो प्राइस अगर ज़्यादा है तो फिर वो रीसेल पे क्या इफेक्ट है उसका। तो assuming these three variables as relevant for our model, इसके बाद फिर हम ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन में if you are testing the normal mediating normal variable, तो ये हो जाएगा show total effect model, this is part 4, 6 वगैरह, and then the standardized effect, ये दो ही काफ़ी हैं। यस कंटिन्यूस वेरिएबल हैं तो आप यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं मीन सेंटरिंग वगैरह, एंड दिस एज यूजुअल कंटिन्यू। और यहाँ पे मॉडल नंबर ज़रूर चेंज करें इफ़ यू आर एस्टिमेटिंग फॉर द सिंपल मीडिएटिंग मॉडल, दिस इज मॉडल नंबर 4 एंड देन क्लिक ओके। सर इसमें क्योंकि कंटिन्यूस वेरिएबल तो नहीं है, कैसे कंटिन्यूस वेरिएबल है ना, ये जो डाटा फाइल है ये कर लेते हैं, आपको बताता हूँ। ये सारे वैल्यूज हैं ना,
लेकिन पीरियडिकल तो नहीं है। कंटिन्यूस वेरिएबल यानी डेसिमल प्लेसेस में है, वेरिएबल कैटेगोरिकल नहीं है। 1 2 3 4 5 इस तरह। जैसे ये प्राइस है 21.5 28.4 तो ये हमारे पास आउटपुट है। नाउ वी नीड टू इंटरप्रेट दिस। तो top of the list is the information about the application which has been used for the estimation of these results. The process macro procedure has been used with SPSS and the version of this process is 4.2. And in order to acknowledge the person who has made this application, who has developed this application, उसको acknowledge करना ज़रूरी है। मॉडल की information है y is generally y, x, m. These are the symbols which are by default used by the SPSS software. So y is the dependent variable, resale, mile per gallon is the independent variable, and the mediating variable is price, as an example. So this first model is, since price is the mediating variable, so m, first of all, m is regressed on the independent variable x. x हमारे पास क्या था? माइल पर गैलन। तो यहाँ पे ये MPG आपको नजर आएगा। तो MPG and price, they are negatively related. इसकी क्या लॉजिक हो सकती है? But just to understand the results, obviously when you are estimating a theory clearly guides you what should be the theoretically sign of the relationship. But when you are estimating the model like this, इसको हम logically अगर कोई बनाने की कोशिश करें भी, तो mile per gallon with the increase in 1 unit MPG, the price is decreased by 1.55 units, just for the purpose of interpretation. So if mile per gallon increases for a car, its price should be lower. अब मेरा ख्याल है उसके ज़्यादा माइल पर गैलन तो एफिशिएंट तो है, वो उसकी प्राइस कम होनी चाहिए। अगर ऐसे केस में इंटरप्रिटेशन करनी हो तो कैसे करेंगे? ये माइनस को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल डेटा में शो नहीं, वैसे अगर इंटरप्रिटेशन करनी पड़ जाए तो कोई लॉजिकल रास्ता है? बिल्कुल हो सकता है कि आपको जो ये आप पता नहीं प्राइस क्या है, प्राइस फॉर ओनिंग द कार, फॉर मेंटेनेंस ऑफ द कार, या क्या है ये देखना पड़ेगा। कि हमने डाटा को एज इट इज उठाया है जैसे, तो परहैप्स ये नेगेटिव साइन को जस्टिफाई इस तरह भी किया जा सकता है। इफ ए कार इज एफिशिएंट, इफ इट travels more mileage with the same amount of, with the same liters of petrol या oil, तो इसका मतलब है कि आपको वो सस्ती पड़ती है, पर यूनिट कॉस्ट उसकी कम है। तो in that sense you can say the price of car seems to be low. If the well possible, ये this is the way to justify possible, आप उसको इस तरह कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई इसकी स्ट्रॉन्ग थ्योरी है तो फिर वो फिर थोड़ा मुश्किल होता है, उसको फिर आपको ग्राउंड प्रोवाइड करना होता है। ब्रिक्स कंट्रीज की एक स्टडी मैं देखा था, तो उसमें एनवायरमेंटल कंट्रोवर्सीज का इम्पैक्ट फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव आया हुआ था। तो जस्टिफिकेशन इस तरह दी कि मैसेज जो हैं वो उतने एजुकेटेड नहीं हैं कि वो एनवायरमेंटल कंट्रोवर्सीज की वजह से उन फर्म्स में इन्वेस्टमेंट कम कर। बिल्कुल, ये रिसर्च में आपने ये जो पॉसिबल क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है, जस्टिफिकेशन, तो वो हर जगह आपने पॉसिबली उसको सोचना, बैठ के देखना, कोई एविडेंस मिल जाता है उसमें उसको। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप, तो एक तो जहाँ से स्टार्ट करना होता है मॉडल समरी, जिसमें R है। दिस R इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन द फोरकास्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस and the actual value of the price. So this relationship is
the higher the better. इसकी guidelines क्या है? The higher the better. This is around 48%. So the forecast value, the forecast price of the car, forecast by this model, वो और उसकी actual price, उसके दरम्यान जो relationship है, it is 48%. R square show कर रहा है कि this the variable included in this model are responsible for variation in the price by 23.17%. So 23.17% of the variation in price is explained due to MPG, or it is due to MPG. So if MPG is there in the model, it contributes 23.17% of the variation of price. तो F जो है वो ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल को शो करता है. रिपीटेडली हम ये करते आ रहे हैं. Sir, R higher the better, but what is the minimum acceptable? नहीं, ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं, ऐसा कोई नहीं. बस वैसे लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया है कि 60% हो तो बेटर है. तो एक्चुअली R square is generally low for the cross section data due to different reasons. For example, covariability can be the possible reason. Heterozygosity, the variance, there are multiple factors contributing the variation or variance in the model, because of which the R square can be low. But generally R square is higher in case of time series data. For financial time series, R square is very high. तो उसकी कई रीजन होती हैं. तो ये इस तरह से, तो ये प्रोबेबिलिटी ये शो कर रही है कि इवन एट 1%, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. आप इसको ये नहीं कहते कि एट 0.0%. ये बहुत सारे बच्चों ने गलती की होती है. ऐसा नहीं है. प्रोबेबिलिटी लेस देन 1% मीन्स एट 1%. तो एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस the F statistic is 34.97, which is significant. तो the variable included in the model, इसमें तो एक ही है. तो generally F को हम किस तरह interpret करते हैं? The variable included in the model jointly significantly explain the dependent variable. क्योंकि ये joint significance of the independent variables है. F T जो है वो इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस को ईच वेरिएबल को शो करता है. अच्छा, इसमें अगर आप देखें ये 34 पॉइंट, अगर -5.91 को का अगर आप स्क्वायर लें कितना आता है? ये एक जैसे ही वैसे जनरल नॉलेज के लिए -5.9141 जो है इसका स्क्वायर लें, -5.9141 इसका स्क्वायर लें तो कितना आता है? 64.97. 34.97. आप ऊपर देखें कुछ नजर आ रहा है? Yes, sir. F में. F में. तो t square is equal to F. ये याद रखना है. T square is equal to F. But this applies only in case of one independent variable. If there is one independent variable in the model, then even if F is not given, you can directly calculate by squaring the value of the T. ठीक है. उसके बाद आप आ जाए नीचे. ये जो है ये तो हो गया अनस्टैंडर्ड रिजल्ट. तो स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड डिविएशन of MPG, the -0.48 या 0.4813 standard deviation decrease is the price. The standard deviation of price decreases by this much when there is 1 unit increase in MPG, a standard deviation on MPG. So for every 1 unit increase in standard deviation of MPG, the price decreases by 0.4813 standard deviation. स्टैंडर्ड डिविएशन का वर्ड यहाँ लाजमी है क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट्स है. तो अच्छा, एक और बात याद रखें, यहाँ पे हर जगह स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना. हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था
If in your model जैसे आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो वहाँ पे ये स्टैंडर्डाइज का ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं उनमें स्टैंडर्डाइज को करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये उसका नेक्स्ट मॉडल है रीसेल। रीसेल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर माइल पर गैलन एंड प्राइस। So both together explain the variation of resale by 91.46%. Both MPG and the price explain how much variation in the dependent variable, 91.46%. And to what extent the forecast value of resale and the actual value of resale are related to each other. They are related to each other by 95.64. This can be one of the best models because the actual value and the forecast value are more or less coinciding with each other because more than 90% is a better indicator. R-square इसी तरह ये भी बहुत अच्छा है। 615। अब यहाँ पे अगर आप t का स्क्वायर लेंगे, पहली बात तो ये होगी कि ये यहाँ पे t जो है वो 2 होंगे because there are 2 independent variables, so there are 2 slope variables. So if you take the square of these 2, you will not get the value of f. तो वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में स्लोप के t को का स्क्वायर लेंगे तो f आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा, इसको अब ये जो है ये जो t है 2.44, यहाँ से भी ये सिग्निफिकेंट है बिकॉज राउंडिंग इट ऑफ इट इज ग्रेटर देन 2। जो रूल ऑफ थंब हम यूज करते हैं कि t stat if exceeds 2, that variable significantly causes the variation in the dependent variable. For example, ये कितना काटा है, तो by the unit, by the effect size is not very big, only 0.200, ये मैं कर रहा हूँ, 0 ये MPG. So for every 1 unit increase in MPG, the resale value increases by 0.200 units, which is quite small effect, but it is significant. Significant means it has certain value, it cannot be ignored. So statistically, it is very important. MPG plays very important role in the resale value of the car. इसी तरह price is again it plays very important role. Its effect size is larger than that of MPG. MPG का size जो है effect size है, it is only 0.20, but in case of price 0.20. So if a car is expensively purchased, its resale value should also be high. क्योंकि ये जो है ये और ये significant है, तो price of the car, the original price of the car plays very significant role in the determination of the resale value. तो ये significant यहाँ से भी है. Then इसके there are 3 indicators for the significance. Number 1, T stat. It should be in absolute form, it should be greater than 2. तो significant होगा. Significant का मतलब you are going to reject the null hypothesis. आप थ्योरी को प्रूव कर रहे हैं. तो दूसरा, the second indicator of significance is p value. P value, the guidelines about the p values are probability. This is the probability of type 1 error. We will not go into the detail of that complications, but p value ideally should be less than 5% in order to reject the null hypothesis. But here it is, it is much less than 5%. Less than 5%, but not more than 5%. If it is more than 5%, then you are compelled to accept the null hypothesis. तो यहाँ पे ये 2 हो गए. एक T stat should be in absolute form more than 2. P value should be less than 5%. Same results, significant. And third indicator of significance is the values and the signs. The signs are not values. Signs of LLCI and ULCI. The upper lower bound and the upper bound value. तो लोअर बाउंड वैल्यू में आप देखेंगे इसका साइन यहाँ पे if both of them, lower bound and the upper bound, if both have the same sign, both negative, both positive, तो significant होगा. लेकिन अगर different sign है तो then it is not significant because the relationship breaks down somewhere because 0 falls in between these two
लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड वैल्यू। इसी तरह ये आगे आउटकम वेरिएबल रीसेल, ये हमने कर लिया, यही कर लिया। ये जहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस 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 दोनों, तो ये सारे हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट हैं। उसके बाद टोटल इफेक्ट मॉडल। टोटल इफेक्ट कब आता है? अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप एस्टिमेट करते हैं, दिस इज नोन एज टोटल इफेक्ट। यू कैन डू इट इवन विदाउट गोइंग इनटू द एंटियोरेस मेथड। आप डायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल को रिग्रेस करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, यू विल गेट द टोटल इफेक्ट। व्हाट जनरली यू गेट फ्रॉम द रिग्रेशन इज नोन एज द टोटल इफेक्ट। That actually through mediation model, that actually breaks into two parts. You bifurcate the total effect into two parts. One is the indirect effect, the other is direct effect. Indirect effect कौन सा है? कि independent variable to mediation, then from mediation to mediation is A, from mediation to Y is B, A into B is known as the indirect effect. तो यहाँ पे ये टोटल इफेक्ट जो है ये रीसेल का, आप देखें इसने एमपीजी के ऊपर रिग्रेस किया हुआ। तो एमपीजी वाज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रीसेल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको आप इस तरह से डायरेक्ट इफेक्ट इज, इसको ये टोटल इफेक्ट होगा। डायरेक्ट इफेक्ट आगे आएगा। ये टोटल इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, ये उसकी सिग्निफिकेंस, ये डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, ये वो सी प्राइम पाथ है, ठीक है। इसको अब ये डायरेक्ट इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट। हाउ डू यू नो दिस इज सिग्निफिकेंट? फ्रॉम टी वैल्यू, फ्रॉम पी वैल्यू, फ्रॉम लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड। लोअर अपर बाउंड बोथ हैव द सेम साइन, प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 5%, तकरीबन 1.6% है, एंड टी स्टैट इज एब्सोल्यूट फॉर्म इज मोर देन 2, so this is significant। अच्छा, एक और चीज भी, ये टी स्टैट आप कैसे करेंगे? अगर आपके पास मोबाइल पे कैलकुलेटर है, अभी आप कर लें ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए। ये जो इफेक्ट है, इफेक्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर इज द टी वैल्यू। आप करके देखें, ये आता है इफेक्ट साइज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। कितना आता है? 2.4423। ये ठीक है, ये टी स्टैट। तो ये टी स्टैट दिस इज हाउ। तो ये इंटरकन्वर्टेबल वैल्यूज हैं सारी। प्रोबेबिलिटी लेस देन 1, इसी तरह लोअर बाउंड और अपर बाउंड वैल्यू, ये भी इसी तरह। अब आगे है इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। नाउ इनडायरेक्ट इफेक्ट इज ए मल्टीप्लाई विद बी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? जो मीडिएशन ली थी उससे थ्रू मीडिएशन ऑफ प्राइस, थ्रू मीडिएशन ऑफ प्राइस, ये प्राइस का इफेक्ट नहीं है, याद रखें। ठीक है, थ्रू मीडिएशन ऑफ प्राइस, द इफेक्ट ऑफ एमपीजी ओके, ऑन रीसेल इज दिस मच। थ्रू मीडिएशन ऑफ प्राइस, ये यहाँ पे इनडायरेक्ट इफेक्ट का, यहाँ इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्राइस का इफेक्ट नहीं है, याद रखना, ये गलती हो। इसी तरह आगे ये कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज इनडायरेक्ट इफेक्ट, ये भी उसी तरह। थ्रू मीडिएशन, उसको सिर्फ लैंग्वेज इसकी चेंज हो जाएगी, स्टैंडर्ड एरर पर यूनिट, स्टैंडर्ड एरर पर यूनिट, या स्टैंडर्ड डिविएशन पर यूनिट, स्टैंडर्ड डिविएशन पर यूनिट। तो दिस इज हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब इसी को अगर मैं दोबारा एस्टिमेट करता हूँ, नाउ दिस टाइम वी इनकॉर्पोरेट ए वेरिएबल एज ए मॉडरेटर। इसमें क्या मॉडरेटर हो सकता है? इंजन साइज हो सकता है मॉडरेटर। चलिए इसको यहाँ हम डाल देते हैं, इंजन साइज। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ हियर वी नीड टू चेंज द मॉडल 7। इफ यू आर एस्टिमेटिंग 7 का मतलब यह है कि वो जो आपका पाथ ए है उसके ऊपर आपका मॉडरेटर आ रहा है, जिसका आपका मॉडल है ठीक, उस पाथ के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में, यहाँ पे ओनली कंटिन्यूस वेरिएबल ये आ जाएगा, ये, और यहाँ पे ये आप जॉनसन नेम एंड आउटपुट, ये आपको कंडीशनल इफेक्ट कैलकुलेट करके बताता है कि अगर हमने ये याद रखना है, हमारा जो मॉडरेटर है
इसको हम कंटिन्यू करें। आवर मॉडरेटर इज इंजन साइज। अब इसको जब हम एस्टिमेट करते हैं, मॉडल का नंबर चेंज कर दिया, 7 यस आ गया, ठीक है। अब ये देखें, इसको इसमें से बाकी दो इंटरप्रिटेशन उसी तरह होगी। यहाँ पे ये क्लियर है, ये आउटकम वेरिएबल प्राइस है, यानी और वो जिस तरह पार्ट्स में एस्टिमेशन करता है, प्राइस बीइंग द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एमपीजी इंजन साइज एंड इंटरैक्शन इफेक्ट। इंटरैक्शन इफेक्ट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि विद द इंटरैक्शन ऑफ इंजन साइज, यानी विदाउट इंजन साइज हमारा जो है इंटरैक्शन ऑफ, ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ, हाँ ये एमपीजी और इंजन साइज। तो एमपीजी का अदरवाइज 0.04 है और ये सिग्निफिकेंट नहीं है। आप देख रहे हैं, इंडिविजुअली एमपीजी का प्राइस के ऊपर इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, बट इंटरैक्शन इफेक्ट इज आल्सो नॉट सिग्निफिकेंट। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये इसका मॉडरेटिंग रोल नहीं है आपके पास। तो देखते हैं कि क्या ये थ्रू आउट ऐसा होगा। यहाँ भी ये पी वैल्यू कोई खास नहीं है। आर स्क्वायर चेंज का मतलब ये होता है कि बिफोर एडिंग engine size as a new variable, there was certain value of R square. Now, after adding the new variable as a moderator engine size, is there any change in R square? यानी overall जो variation है dependent variable में, उसको कितना इसने ज़्यादा explain किया है या कम किया है नए variable ने? तो new variable has added only 0.0010 units to R square. in the R square. So R square value increased by just this minute value, minimum value, which is ignorable. तो इसका मतलब यह है कि इंटरैक्शन इफेक्ट का ये जो इंजन साइज है उसमें कोई खास सिग्निफिकेंट रोल नहीं है इसमें। आगे चलते हैं इसको फर्दर वेरिफिकेशन के लिए। तो फिर इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये इसको हाँ, थीसिस में डाल दें। जी वो बता देंगे कि हमने टेस्ट किया है। जैसे ये चीज़ें आपके काम आती हैं जब क्यूरीज आती हैं। आपका पेपर गया उनका जी कि आपने ये नहीं किया, तो आप बताते हैं कि मैंने किया था और ये सिग्निफिकेंट नहीं था, तो वो फिर कहते हैं कि ये आप लिखते हैं। तो इसी तरह इसके ये मॉडल समरी हो गई। बाकी वेरिएबल, अब ये इसका कंडीशनल इफेक्ट है, कंडीशनल इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। इसका क्या मतलब है कि इफ इंजन साइज इंक्रीजेस 16th परसेंटाइल, हमने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जब इसको एस्टिमेट किया है तो हमने ऑप्शंस में ये सिलेक्ट किया है 16th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 84th परसेंटाइल। यानी इंजन साइज अगर आप 1000 गाड़ी के ऊपर ये कर रहे हैं तो उसका लोअर 16% कैटेगराइज कर उस 1000 का 16% से कम, 50% से कम राइट और 86% से कम। यानी you are actually you are adding the more and more का engine size, तो does it affect the relationship or not? तो ये हम देखते हैं यहाँ पे। ये कंडीशनल इफेक्ट का मतलब ये होता है, ये ज़रूरी होता है जब आप मॉडरेशन कर रहे हैं तो ये कंडीशनल इफेक्ट कैलकुलेट करना लाजमी है। अब यहाँ पे देखें कि as engine size increases, let's see, does the effect size increases or not? Minus 0.03 इंक्रीज तो कर रहा है, माइनस 0.03 से ये पॉजिटिव हो गया, दिस इज एन इंक्रीज। इसकी परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं, दोनों की निकाल के। इसी तरह जब ये आगे चलते हैं तो उसमें भी ये कंडीशनल किधर गया, कंडीशनल इफेक्ट ये। तो अगेन ये देखें, ये इफेक्ट साइज इंक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि इंजन साइज पॉसिबली इज इफेक्टिंग बट नॉट सिग्निफिकेंटली। इफेक्ट तो है बट इट इज
not significant, you cannot generalize. बाई चांस मुमकिन है किसी एक गाड़ी, 4 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियों के इंजन साइज आप बढ़ाएं तो इफेक्ट निकल आए सिग्निफिकेंट, एवरेज में नहीं है। बट दिस इज नॉट जनरलाइजेबल। तो इसी तरह जो इसका इंडेक्स है ओवरऑल, यहाँ तो अलग अलग है ना, 16% और 50%, तो ये ओवरऑल इंडेक्स की वैल्यू, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें ये जो इंडेक्स है ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये लोअर बाउंड की वैल्यू माइनस है और ये अपर, यहाँ टी की वैल्यू नहीं है तो आप इसकी टी की वैल्यू निकाल भी सकते हैं। कैसे? ये जो इफेक्ट साइज है इंडेक्स का डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस विल गिव यू द टी वैल्यू। अगर आप करके देखें, आई थिंक इट शुड बी लेस देन 2, -0.0684 डिवाइडेड बाय ये 1710, माइनस तो नहीं, पॉइंट sorry, 0.0684 divided by 0.17, 0.4, 0.4, much less than 2। तो ये मल्टीपल वेज इसलिए हम यूज करते हैं फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सिग्निफिकेंस और अदरवाइज, ताकि if one information is missing, the other is available, you can use for that purpose। तो यहाँ पे ये टी वैल्यू नहीं है, बट लोअर बाउंड अपर बाउंड वैल्यू हैं। तो यू लुक एट द साइन, if the sign is opposite, so no significant effect। ठीक है, तो ये इसी को अगर हम ये मैं मॉडल नंबर अगर चेंज कर दूं तो ये कुछ भी नहीं है, आप एंजॉय करें, इसके साथ खेलें। ये इसमें क्या है, ये अगर मैं यहाँ पे सिंपली ये मॉडल नंबर 6 कर दें सर, या कोई भी 58 कर देते हैं, जिसमें वो तीनों पास का मेरा ख्याल करता है, सही। नहीं 59 58 करता है। ये 58 2 के साथ, 59 3 के साथ, तो आप कौन से पैसे लगते हैं इसमें? इसको ये 59 कर दें और ऑप्शंस में हम देख सकते हैं कि आप अगर सेम भी रखें तब भी कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, अगर ये जनरेट कोड करना है तो ये कर लें, कंटिन्यू, ओके। ये इस तरह से अब ये देखें, ये MPG अब जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, इंजन साइज है, ये प्राइस है, इनका रिलेशनशिप उसने निकाल दिया तीनों पार्ट के साथ।